चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। क्या ट्रंप ने ईरान को खत्म करने का फैसला ले लिया है? खामनेई मर चुका है और तेहरान पर जो हमले हैं वो जारी हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरानी लोग अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी ही पारी है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान ये युद्ध कितना बड़ा होगा, या क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध 3 की कोई आगे चलकर घटना बन सकती है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले खबर देखें तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ व्यापक हमले की जो शुरुआत है वो कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान के लक्ष्यों के जो खिलाफ हमलों की लहरें शुरू कर दी हैं, जिसमें इस्लामिक गणराज्य द्वारा त्वरित जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं ये खबर जो है कैसी चल रही है, वर्तमान में उनका जो युद्ध है वो कैसा चल रहा है, पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ मुख्य जो बैकग्राउंड है घटनाओं का और कुछ पहली जो घटनाएं हैं उनके बारे में। तो जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर बड़े हमले किए थे और ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइलें और कुछ ड्रोन अटैक किए थे। जून 2025 में 22 जून को अमेरिका ने नंताज फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किए थे और ट्रंप ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी डिग्रेड हो गया है। फरवरी 2026 की शुरुआत हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच ओमान और मीडिएटेड जो अप्रत्यक्ष न्यूक्लियर टॉक्स हैं जेनेवा में, उन पर बातचीत फेल हो गई। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने से इनकार कर दिया। और चौथा जो कारण ये है, जो घटना है वो है फरवरी 2026 में 26 फरवरी की आखिरी जो राउंड है टॉक्स फेल, वहाँ ट्रंप ने कहा कि मिलिट्री ऑप्शंस खुले हैं। चलिए अब देखते हैं ये जो मुख्य हमले हैं इनकी टाइमलाइन के बारे में, यानी कि जो फरवरी में जो वर्तमान में जो हमले हो रहे हैं आपस में वो कैसे और कब हो रहे हैं। तो 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान समय लगभग 10 बजे सुबह के इजराइल ने प्रिवेंटिव हमला शुरू किया था। ऑपरेशन का नाम था रोरिंग लाइन, यानी कि गर्जन शेर। तेहरान और आसपास के साइट्स पर धमाके हुए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। 28 फरवरी उसी दिन शाम को तकरीबन 7 बजे अमेरिका शामिल हुआ। ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा अमेरिका ने। ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा कि मैसिव और ऑनगोइंग अभियान शुरू हुए हैं। उद्देश्य है ईरान के न्यूक्लियर वेपन को रोकना, मिसाइल इंडस्ट्री तबाह करना और नेवी डिस्ट्रॉय और कुछ रीजिम जो चेंज हैं उनको करना। उसी दिन 28 फरवरी को पहले कुछ घंटों में जो है खामनेई के कंपाउंडर पर स्ट्राइक हुआ और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई जो तकरीबन 26 वर्ष के थे उन सहित उनके टॉप लीडर्स और कुछ कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर आदि मारे गए। CIA इंटेल पर आधारित जो डेप्रिसिएटिव जो स्ट्राइक हैं वो किए गए। 40 प्लस सीनियर जो लीडर्स हैं वो उस घटना में मारे गए। 28 फरवरी की दोपहर को ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ ड्रोन अटैक किए। तेल अवीव जेरूसलम के पास हिट हुआ और अमेरिका बेस जैसे कि कुवैत, बहरीन, UAE पर हमले भी हुए हैं। 28 फरवरी की शाम को रात को क्या होता है कि अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से 2000 पाउंड बम गिराए। 1000 प्लस टारगेट हिट हुए और ईरान की नौसेना के 9 जहाज डूबे और नेवल जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह हो गए। 1 मार्च को फिर दोबारा अटैक होते हैं। अमेरिका ने 3 जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं, उनकी पुष्टि की है। कुवैत बेस पर अमेरिका के 3 जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मौतें संभावित हैं। ऑपरेशन अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है और 4 से 5 हफ्ते तक जारी भी रह सकता है। आज की बात करें 2 मार्च 2026 की अभी तक की, तो हमले जारी हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल की जो रिपोर्ट है वो की है और ऑयल टैंकर्स पर काफ़ी अटैक हो रहे हैं। हारबुज जो स्टेट है उन पर खतरा जो है काफ़ी मंडरा रहा है और इजराइल ने हज़ारों टारगेट्स का प्लान भी बनाया है। कारण और कुछ इसके जो बैकग्राउंड है, यानी कि ये जो हमले हो रहे हैं इनके कारण और बैकग्राउंड क्या है, तो ईरान का न्यूक्लियर पावर जो है उसको नष्ट करना। ईरान पर आरोप है कि उच्च स्तर के तकरीबन 60% प्लस यूरेनियम संवर्धन जो न्यूक्लियर वेपन के लिए ज़रूरी है। IAEA ने 2025 से 26 में ईरान को गैर अनुपालन घोषित किया है।
ट्रंप का दावा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जो अमेरिका, इजराइल और अरब सहयोगियों के लिए अस्वीकार खतरा है। ट्रंप ने इस पर कहा है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। हमलों का मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको तबाह करना और प्रोग्राम को स्थायी रूप से जो है रोकना है। न्यूक्लियर साइट्स कौन सी हैं? तो वो हैं तंजान, फोर्डो और इस्फहान। मिसाइल और कुछ ड्रोन प्रोग्राम्स की बात करें तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन अब इजराइल, यूरोप और अमेरिकी बेस पर पहुंच सकती हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम उनकी जो मिसाइल्स इंडस्ट्री है उसको ज़मींदोज कर देंगे और हमलों में मिसाइल साइट्स और प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ हैं और जो नेवी को टारगेट किया गया है। क्षेत्रीय खतरा और कुछ प्रॉक्सी जो ग्रुप्स की बात करें तो ईरान एक्सिस ऑफ रेसिडेंटी, हिजबुल्लाह, हौदी, हमास को सपोर्ट करता है, जो इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले करते हैं। 2023 से 25 में जो हमास हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष ईरान कमज़ोर हुआ, लेकिन खतरा बरकरार रहा। हमलों का लक्ष्य था इन ग्रुप्स को कमज़ोर करना और ईरान की नेवी को एनहिलेटेड करना। डिप्लोमेसी की असफलता की बात करें तो 2026 में ओमान मीडिएटर अप्रत्यक्ष जो टॉक्स हैं वो चले, लेकिन फेल हो गई। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने, मिसाइल प्रोडक्शन रोकने से इनकार किया। ट्रंप ने 10 से 15 दिनों की डेडलाइन दी, लेकिन कोई डील नहीं बनी। ट्रंप ने फिर डिप्लोमेसी एक्सटॉर्ट हो गई और अब मिलिट्री जो एक्शन है वो ज़रूरी है ट्रंप के अनुसार। रिजीम चेंज के अगर लक्ष्य की बात करें तो ट्रंप और नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि हमले जो हैं वो रिजीम चेंज के लिए हैं। ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपील की है कि सरकार पर कब्जा करो, आज़ादी पाओ, यह तुम्हारी पीढ़ियों का एकमात्र मौका है। खामनेही की मौत तकरीबन 28 फरवरी को स्ट्राइक में हुई थी और जो ताकि जो कमांडर हैं वो चैन टूटे और जो आंतरिक विद्रोह है वो बढ़े जो ईरान का है। इजराइल और जो अमेरिका वर्सेस जो ईरान की जो संघर्ष है उसमें जो मौतें हुई हैं और कुछ जो नुकसान हुए हैं वो कितने और क्या क्या हुए हैं। तो ईरान में कुछ नुकसान हुए हैं, जैसे कि मौतों की बात करें तो 201 प्लस ईरानी रेड कैसेट सोसाइटी और कुछ राज्य मीडिया के अनुसार 201 प्लस जो मौतें हैं उनकी जो पुष्टि है वो की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में 200 प्लस से ज़्यादा, जिसमें सिविलियन, मिलिट्री और टॉप लीडर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयामतुल्ला अली जो खामेनेही है उनकी मौत भी स्ट्राइक के दौरान हो चुकी है। उनके परिवार के 4 सदस्य जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तक उनका जो परिवार के जो सदस्य थे वो थे बेटी, दामाद, पोता और एक बहू। 40 से 48 प्लस सीनियर लीडर्स मारे गए हैं, जैसे RIGC कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, अन्य हाई रैंकिंग वाले अधिकारी। तकरीबन 747 प्लस रेड क्रेसेंट जो रिपोर्ट है उसमें सामने आया है कि 747 प्लस जो लोग हैं वो घायल हैं। डैमेज की बात करें तो 1000 प्लस टारगेट हिट हुए हैं इजराइल और अमेरिका के अनुसार, और न्यूक्लियर साइट्स जैसे कि तंजान, फोर्डो आदि पर जो हमले हैं गंभीर नुकसान वहाँ पर भी हुआ है और प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया गया है। मिसाइल, ड्रोन जो साइट्स हैं वो नेवी की जो 9 जहाज वहाँ पर डूबे हैं और नेवल जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह भी हुए हैं। तेहरान के जो हाट पर हमले हुए हैं, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बसीज साइट्स, आवासीय इलाके प्रभावित हुए हैं। विवादास्पद अगर क्लेम की बात करें तो एक स्कूल पर हमले में तकरीबन 100 प्लस बच्चियां मारी गई हैं। ईरान का दावा है कि इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन नहीं है। हराना ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप 133 प्लस सिविलियन मौतें और 200 प्लस घायल की जो रिपोर्ट है वो निकलकर जो है वो सामने आई है ईरान की। इजराइल की बात करें तो इजराइल में तकरीबन 9 से 10 जो मौतें हैं वो बताई गई हैं, जिसमें बेस सेमेस में एक स्ट्राइक में 8 से 9 मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। घायलों की बात करें तो 121 प्लस घायल हैं, जिसमें तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा आदि में मिसाइल, ड्रोन हिट हुए हैं वहाँ पर। डैमेज की बात करें तो आवासीय इमारतें, शहरों में बड़े नुकसान, और ईरान ने 370 प्लस मिसाइलें और कुछ 830 प्लस जो ड्रोन हैं वो इजराइल पर दागे हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 3 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं कुवैत के US बेस पर ईरानी ड्रोन से मिसाइल अटैक में। पहली मौतें इस ऑपरेशन में ही हुई हैं।
घायलों की बात करें तो तकरीबन 5 गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ मामूली सरापलिन और कुछ कन्फ्यूजनल इंजरी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ट्रंप का इस पर बयान है कि और मौतें संभावित हैं, यह युद्ध का हिस्सा है और ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। डैमेज की बात करें तो गल्फ में यूएस जो बेस है, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर पर हमले हुए हैं, लेकिन बड़े नुकसान नहीं हुए हैं अमेरिका के। अमेरिका इजराइल वर्सेस जो ईरान जो संघर्ष है, उसमें मुख्य जो सैन्य कार्रवाई हैं उनकी बात करें तो मुख्य जो उद्देश्य है ट्रंप का और नेतन्याहू का, उनके अनुसार तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन प्रोडक्शन लॉन्च साइट्स को पूरी तरह नष्ट करना, ईरान की नौसेना को एनहिलेटेड यानी कि तबाह करना, प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह हौदी को कमज़ोर करना और रिजीम चेंज ईरानी लोगों से सरकार गिराने की अपील करना। ऑपरेशन की मुख्य कार्रवाई की बात करें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तो शुरुआत इसकी 28 फरवरी 2026 में तेहरान समय लगभग 10 बजे, अमेरिकी समय लगभग 1:15 पर हुआ था। पहले 24 घंटे में 1000 प्लस टारगेट हिट हुए हैं और उपयोगित इसमें कुछ हथियार और प्लेटफॉर्म की बात करें तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से 2000 पाउंड की प्रिज्म बम गिराए गए हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो क्रूज मिसाइल्स USS अब्राहम लिंकन जो CVN और 730 से लॉन्च हुआ था। लैंड, एयर और कुछ सी से हमले भी हुए हैं। टारगेट्स की बात करें तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, IRGC हेडक्वार्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और नेवल फोर्सेज। 9 जहाज डूबे हैं जिसमें नेवल हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। लीडरशिप टारगेट खामनेही सहित 40 प्लस लीडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। दूसरे दिन 1 मार्च को 900 प्लस स्ट्राइक, पहले 12 घंटों में फोकस अब केवल मिसाइल्स लॉन्च साइट्स पर शिफ्ट हो रहा है। इसमें नुकसान की बात करें तो 3 अमेरिकी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं और 5 घायल जो है गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। ट्रंप जो हैं वो इन मौतों को संभावित बताते हैं और ऑपरेशन जारी रखने की भी बात कहते हैं। इसराइल की मुख्य कार्रवाई की बात करें तो इसराइल ने भी ऑपरेशन रोरिंग लाइन की जो है वो लॉन्च कर दिया है। शुरुआत भी इसने भी 28 फरवरी को अमेरिका से पहले या लगभग 7 में ही की है। पहले दिन सबसे बड़ा एलियन जो है वो ऑपरेशन 200 प्लस फाइटर जेट्स, 1200 प्लस मुनीशंस दागे हैं और टारगेट है वेस्टर्न ईरान में एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करना, 24 प्रांतों में स्ट्राइक करना, तेहरान के हार्ट पर हमले पहली बार करना और ट्रक कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर पर 300 प्लस स्ट्राइक करना। 14 प्लस जॉब IRGC कमांडर्स 1 मिनट में मारे गए हैं। दूसरे दिन तेहरान पर नए हमले जारी हुए, नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक के दावे हुए हैं। और मौतों की बात करें तो ईरानी मिसाइल्स से, ड्रोन से लगभग 9 से 10 जो मौतें हैं वो हुई हैं और 121 प्लस घायल भी बताए गए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। इसराइल के तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा, अमेरिकी बेस कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन पर किए गए हैं। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं फतेह 2 का इस्तेमाल रिपोर्टेड में आया है। हारबूज स्टेट के शिपिंग जो है उसमें काफ़ी खतरा है और ऑयल जो टैंकर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्लेम है USS अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें अनकन्फर्म्ड और प्रोपेगेंडा लगता है। प्रभाव हैं, कुछ इंटरसेप्ट हुए और लेकिन जो सिविलियन हैं उनकी मौतें भी हुई हैं। क्षेत्रीय अगर संघर्ष के दौरान क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो खाड़ी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईरान ने 8 अरब देशों पर हमले किए, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, जॉर्डन और इराक। एयरपोर्ट और सिविलियन टारगेट्स हिट हुए हैं जिसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। आबू धाबी, बहरीन, कुवैत एयरपोर्ट डैमेज हुए हैं और हज़ारों जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल हुई हैं, लाखों यात्री फंसे हैं। हाई राइज बिल्डिंग और होटल्स पर ड्रोन मिसाइल दागी गई हैं। मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट्स और कुछ होटल प्रभावित हुए हैं जहां अमेरिकी इजरायली रहते हैं। एयर स्पेस बंद होने की बात करें तो कई देशों ने एयर स्पेस बंद किया है, ट्रेवल केउस जो है बंद कर दी हैं। ओमान का दऊब पोर्ट और स्ट्रेट ऑफ हार्बूज पर हमले हुए हैं, जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हिट हुए हैं और आग लगी है, लेकिन जो कंट्रोल में है, काफ़ी कंट्रोल में है, हालत ज़्यादा गंभीर नहीं है। ऊर्जा और ऑयल मार्केट पर अगर इसके प्रभाव की बात करें तो ऑयल जो प्राइस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 8 से 13% प्लस बढ़ा है।
जो तेल है उसकी मात्रा में 13 जो बढ़ोतरी है प्रतिशत की वो हुई है। हार्मुज जो स्टेट हैं वो प्रभावित होने से सप्लाई जो है वो डिजास्टर हुआ है। शिपिंग कंपनियां हार्मुज से दूर कर रही हैं, लेकिन जो टैंकर हैं वो ट्रैफिक सस्पेंड हो रहे हैं। अगर लंबे समय तक बंद रहा तो प्राइस जो है वो $100 तक जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और ग्लोशीन जो है वो काफ़ी महंगा हो सकता है और व्यापारिक पर काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। प्रॉक्सी ग्रुप और अन्य देशों पर प्रभाव की बात करें तो हिजबुल्ला जो कि लेबनान है, ईरान की कमजोरी से अनिश्चितता, लेकिन उत्तरी इजरायली पर अटैक जारी हो रहे हैं। जो हूती हैं यमन में, वो रेड सी में हमले बढ़ सकते हैं। ईरान की बात करें, इराक की, तो ईरान ने समर्थित जो मिलिशिया यूएस बेस पर हमले की धमकी दी है। बगदाद ग्रीन जोन में सिक्योरिटी टाइट की है। सीरिया की बात करें तो असद रीजीन गिरने के बाद पहले से अस्थिर अब और प्रभावित हो गई है। जॉर्डन में मिसाइल इंटरसेप्ट और एयर रेड जो सायरन है वो हो रहे हैं। सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो क्षेत्रीय देश अलर्ट पर हैं, एयर डिफेंस एक्टिव हैं और सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। अरब देशों ने ईरान की कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन युद्ध लंबा चले तो यूएस से दूरी बढ़ सकती है। ईरान का जो लक्ष्य है वो है क्षेत्र पर लागत डालकर सीज फायर करवाना और रीजिम चेंज करना। प्रोटेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने प्रो ईरान प्रदर्शन में 9+ मौतें हुए, यूएस कंसल्ट पर हमले हुए हैं। ग्लोबल और कुछ लंबे समय पर अगर प्रभाव की बात करें तो अगर संघर्ष लंबा चला तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी, रिजिम चेंज से नया दौर शुरू हो सकता है। यूरोप और दुनिया की बात करें तो इकोनॉमिक जो शॉक है वो लग सकता है और अन्य जो कंप्लेमेशन है और रिसेशन का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। ट्रंप जो है वो ऑपरेशन जारी रहने की बात कह रहे हैं और क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल्स साइट्स पर अगर हमले की बात करें तो मुख्य साइट जैसे कि तंजान फोर्डो और इफ्तहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर और मेटल की जो कन्फर्मेशन फैसिलिटीज़ हैं वो जून 2025 में टॉमहॉक मिसाइल से तबाह कर दी गई हैं। 2025 में जो हमले हैं उनकी स्थिति की बात करें 2026 में हमलों की, तो जून 2025 के बाद ईरान ने इस साइट्स को रिबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन सीमित सफलता मिली। फरवरी मार्च 2026 के हमलों में इन रिमेंट्स बचे हुए जो हिस्से हैं उनको टारगेट किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हब हैं और ड्यूल यूज रिसर्च जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑटोनॉमिक जो एनर्जी है एजेंसी हेडक्वार्टर हैं जैसे कि तेहरान और पारचीन जैसे कि एक्सप्लोजिव जो टेस्टिंग है वो साइट्स हैं उन पर जो हमले हैं वो किए गए हैं। मिसाइल साइट्स और प्रोडक्शन पर अगर हमले की बात करें तो बैलिस्टिक जो मिसाइल्स लॉन्च साइट हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं और कुछ स्टोरेज जैसे कि टैब्रीज, कोम, कराच, बुशहर आदि में जो हमले हैं वो उनके जो प्रोडक्शन पर हमले किए गए हैं। RIGC जो एयरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर है और मिसाइल लॉन्चर है उन पर हमले हुए हैं और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं फतेह 2 प्रोडक्शन साइट्स जो हैं उन पर हमले हुए हैं। और कुल जो प्रभाव है और कुछ अपडेट्स हैं उनकी बात करें तो प्रोग्राम सेटबैक न्यूक्लियर और मिसाइल दोनों को 2+ साल पीछे धकेल दिया गया है। चुनौतियां हैं कि ईरान ने पहले स्टॉक पाइल और ज्ञान जो डिस्पर्स है वो किया, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। AIEA एक्सेस जो ब्लॉक है, इसलिए सटीक जो डैमेज है वो अनिश्चित है। रिजीम जो चेंज जो मुख्य जो उद्देश्य हैं और कुछ जो ट्रंप के जो बयान हैं उनकी बात करें तो ट्रंप की जो अपील है वो क्या है। 28 फरवरी को हमले के दौरान ट्रंप ने ईरानी लोगों से सीधे कहा था कि सरकार पर कब्जा करो, यह तुम्हारी पीढ़ियों का एकमात्र मौका है। आज़ादी पाओ और तानाशाह की जो जंजीरें हैं उनसे मुक्त हो जाओ। उन्होंने रिजीम चेंज को सबसे अच्छी चीज़ बताया और कहा कि ईरान के लोग डेथ टू अमेरिका चिल्लाने वाले रिजीम से थक चुके हैं। नेतन्याहू के अगर ऐलान की बात करें तो 1 मार्च को कहा कि इजराइल हज़ारों टारगेट्स पर हमले करेगा और जो ईरानियों से तानाशाह की जंजीरों से मुक्त होने की अपील की। यूएस इजरायली के अगर फोकस की बात करें तो पहले अब IRGC बसीम यानी कि पैरालिस्टिक जो फोर्स है और कुछ इंटरनल सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो गए हैं ताकि रिजीम की जो घरेलू कंट्रोल कमज़ोर हो और विद्रोह बढ़े। ट्रंप ने कहा कि हम स्नेक का सिर काट चुके हैं,
IRGC जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर चुके हैं। ईरान में आंतरिक जो अशांति है और जो प्रोटेस्ट हैं उनकी बात करें तो प्रोटेस्ट की स्थिति वर्तमान में क्या है। 28 फरवरी से तेहरान, इस्फहान और तबरीज़ आदि में प्रोटेस्ट बढ़े हैं। कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर नाचते गाते दिखे हैं रीजन चेंज की उम्मीद में, जबकि अन्य शहरों पर खामेनेई के लिए शोक और बदला लेने के नारे भी लग रहे हैं। रिपोर्ट्स में लॉन्ग लिव द शाह यानी कि पूर्व राजा की याद में के नारे जो हैं वो छतों से सुनाई दिए हैं, लेकिन रिजीम के ब्लैकआउट और क्रैकडाउन से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। दिसंबर 2025 से 26 के प्रोटेस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक राइट्स के से शुरू हुए, जिसमें 100 प्लस जो ऑफिसर्स हैं वो मारे गए। हमलों ने इन्हें फिर से भड़का दिया और हराना यानी कि ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अनुसार प्रोटेस्ट में दमन बढ़ा, लेकिन अब मिलिट्री जो डेफेकेशन है उसकी जो तबाही है, अफवाहें हैं वो फैल रही हैं। पोलराइजेशन की बात करें तो कुछ ईरानी रिजीम चेंज का जश्न मना रहे हैं, जबकि सपोर्टर्स जो हैं वो बदला चाहते हैं। पाकिस्तान में प्रो ईरान प्रोटेस्ट में 22 मौतें और तकरीबन 120 प्लस घायल हुए हैं। इराक में ग्रीन जोन के बाहर प्रदर्शन जारी है। रिजीम चेंज होने की जो संभावना है और कुछ ट्रांजिशन है उनकी बात करें तो ट्रांजिशनल अगर काउंसिल की बात करें तो खामेनेई की मौत के बाद 40 देशों पर शोक घोषित किया गया है। 40 दिनों के लिए शोक घोषित किया गया है। एक 3 सदस्यीय अंतरिम काउंसिल बनी है। राष्ट्रीय मसूद पेजेशकियन, जुडिशियल चीफ गोलाम हुसैन मोहसिनी अज़ई और कुलैनी अयातुल्ला और अली रेज़ा अराफ़ी यह सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। संभावित प्रदर्शन की बात करें तो एवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन और डेवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बात करें तो रिजीम इस्लामिक रिपब्लिक 2.0 में बदल सकता है, लेकिन अधिक कंजर्वेटिव है। रिवॉल्यूशन की बात करें तो आंतरिक विद्रोह से पूरा चेंज है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप आ सकती है। डिवोल्यूशन की बात करें तो कोलैप्स, लेकिन धीरे धीरे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और डायस्पोरा एक्टिव बढ़ सकता है। चुनौतियों की बात करें तो एनालिस्टिक चेतावनी देते हैं कि एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होगा, बल्कि अधिक एग्रेसिव मिलिट्री लीडरशिप आएगी और यूएस को इससे बचाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी। IRGC अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन मिड लेवल जो डिफेक्शन है उसकी संभावना 55% है। कुछ क्षेत्रीय जो ग्रुप हैं उनके, जैसे कि प्रॉक्सी ग्रुप की अगर हम बात करें तो प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान, उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक शुरू हुए हैं। 1 मार्च को गलील क्षेत्र में हमले हुए हैं, 2 से 3 मौतें वहां पर हुई हैं। हसन नसरल्लाह ने बड़ा जो बदला है उसकी धमकी दी है और इजराइल ने हिजबुल्लाह साइट्स पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक किए हैं। हूती की बात करें जो कि यमन में है, वो रेड सी में शिपिंग पर हमले बढ़े हैं। अमेरिकी और इजरायली जो जहाज़ हैं उन पर ड्रोन मिसाइल्स जो अटैक हुए हैं और ट्रंप ने हूती को जो है उसको भी टारगेट करने की जो चेतावनी है वो दी है। हमास और अन्य जो पैलेस्टिनियन जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करें गाज़ा की, तो ईरान का जो सपोर्ट है, लेकिन 2023 से 24 में युद्ध में ये काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। अब हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट फायर है वो किए हैं। इराक मिलिशियन की बात करें तो अमेरिकी बेस पर अटैक और बगदाद ग्रीन जोन में खतरा और कताइब हिजबुल्लाह ने US फोर्सेस को बाहर निकालो कहा है। सीरियन मिलिशियंस की बात करें तो असद रीजन के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की रिपोर्ट सामने आई है। ईरान की स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रॉक्सी से डेथ बाय 1000 जो कट्स हैं, सीधा कतर से बचकर क्षेत्रीय दबाव बनाना, लेकिन खामेनेई की मौत से प्रॉक्सी की कमांडर जो चेन है उसको प्रभावित करती है। इकोनॉमिकल और कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें प्रभावों की, तो ऑयल और एनर्जी जो मार्केट है उस पर काफ़ी जो खतरा है वो पड़ सकता है। ऑयल प्राइस में उछाल आ सकता है, तकरीबन 10 से 15% जो बढ़कर जो है 10 से 15% बढ़कर $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि YTI और $72 तक था।
अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड बंद रहा तो प्राइस जो है वो $100 प्रतिशत जो है वो जा सकता है। ईरान 101.9 मिलियन बैरल दिन एक्सपोर्ट्स करता है जिसकी जो डिसर डिस जो डिस जिसके जो ग्लोबल सप्लाई में जो चेन है वो प्रभावित हो सकती है। शिपिंग और ट्रेड पर अगर प्रभाव की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है डिसरप्शन, तो इंश्योरेंस कंपनियां कवरेज रोक चुकी हैं, जो जहाज हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, ऑयल टैंकरों पर हमले किए गए हैं कुछ रिपोर्ट्स में, जिससे ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा है। अगर बंद रहा तो 20 बिलियन बैरल दिन का नुकसान हो सकता है। सप्लाई चेन ब्रेक की बात करें तो मिडिल ईस्ट से एयरपोर्ट प्रभावित, ग्लोबल जीडीपी पर असर पड़ेगा और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में टूरिज्म और फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की चिंता है। एयर ट्रैवल और एविएशन पर अगर प्रभाव की बात करें तो जो फ्लाइट हैं वो सस्पेंड हो रही हैं। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत आदि में एयर स्पेस बंद हो रहे हैं, हज़ारों फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और कतर एयरवेज ने सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं। लाखों यात्री फंसे हैं और एयरलाइंस में देरी हो रही है। मिडिल ईस्ट एविएशन इंडस्ट्री पर काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल अगर इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। एशियन जो शेयर्स हैं उसमें 1.1% डाउन हुआ है। यूएस और यूरोपियन जो फ्यूचर्स गिरे हैं। निवेशक जो रिस्क से बच रहे हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। वॉल स्ट्रीट में गिरावट की जो तैयारी है वो जारी है। इजराइल की अगर इकोनॉमी की बात करें तो अगर रिजीम चेंज हुआ तो स्टेबिलिटी से विदेशी जो निवेश है वो बढ़ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। ग्लोबल और लंबे समय के अगर प्रभाव की बात करें तो जो रिसेशन के अगर खतरे की बात करें, अगर युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी शॉक आएगा और फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो टाइट होंगी और अमेरिका एनर्जी जो एक्सपोर्टर है वो लेकिन ग्लोबल प्राइस से काफ़ी प्रभावित भी होगा। अन्य पॉइंट्स की बात करें जैसे कि तेहरान पर नए हमले और कुछ हार्ट ऑफ तेहरान की बात करें तो एक मुख्य घटना जैसे कि 1 मार्च को जिसमें ईरान ने नई वेव शुरू की, आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि एयरफोर्स ने मिलिट्री इंटेलिजेंसी के साथ तेहरान में हार्ट में ईरानी टेरर रिजीम के टारगेट्स पर बॉन्ड वेव ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च की है। कई बड़े धमाके, काले धन के बादल पूरे शहर में और पुलिस हेडक्वार्टर्स, स्टेट टीवी, इंटेलिजेंसी और मिलिट्री कमांड सेंटर्स टारगेट किए हैं। गांधी हॉस्पिटल पर हमला रिपोर्टेड है और जहां व्यापक नुकसान हुआ है। मुख्य टारगेट और डैमेज की बात करें तो मुख्य जगह पुलिस हेडक्वार्टर, आसपास के इलाके, आईआरजीसी और मिलिट्री कमांडर्स सेंटर्स, इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स, आवासीय इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कैजुअलिटी की बात करें तो तकरीबन 201 मौतें हुई हैं और 747 प्लस लोग घायल हुए हैं। ईरान की अगर इस पर प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने जवाब में इजराइल और गल्फ बेस पर मिसाइल, ड्रोन और जारी जो अटैक हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जारी हैं। आईआरजीसी ने बड़ा क्रॉसिंग ऑफ रेड लाइन कहा, बदला लेने की धमकी भी दी है, लेकिन जो कमांड है वो चेन ब्रोकर होने से रेस्पॉन्स कमज़ोर लग रहा है। क्यों हार्ट ऑफ तेहरान पर अगर फोकस किया है इजराइल और अमेरिका ने तो यह रिजीम का कोर है, लीडरशिप, सिक्योरिटी, कमांड सेंटर है। खामनेही के मौत के बाद पावर वैक्यूम बनाने और आंतरिक अशांति बढ़ाने का लक्ष्य है। नेतन्याहू 40 साल से इंतजार था, नेतन्याहू कह रहे हैं कि 40 साल से इंतजार था, अब टेरर रिजीम को चेहरा पर मार रहे हैं। ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है उसकी बात करें तो मिसाइल्स और उसने ड्रोन लॉन्च किए हैं और 300 से 500 प्लस बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च की हैं और 270 से 500 जो ड्रोन हैं वो दागे हैं। मुख्य रूप से जो अमेड, गदर और खैबर शैकान और फतेह फर्स्ट जैसी जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल उसने की हैं। इजराइल की बात करें तो टारगेट हैं इजराइल, अमेरिकी बेस और गल्फ देशों के सिविलियन टारगेट्स। हाइलाइट्स और कुछ जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो ये हिजबुल्लाह की जो भूमिका है उस पर, क्षेत्रीय फैलाव पर, ईरान के जो स्टेटमेंट हैं उन पर और ट्रंप के रेस्पॉन्स पर काफ़ी जो हाईलाइट हैं, ये रेस्पॉन्स और कुछ प्रभाव भी इन पर पड़ रहे हैं। अनिश्चित और प्रोपेगेंडे की बात करें तो कुल क्लेम जो है वो अनकन्फर्म्ड है।
वो कब अभी कंफर्म नहीं किया गया है। ईरान की कमांड चेन ब्रोकन होने से रेस्पॉन्स कमज़ोर लेकिन निरंतर है। यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, यूके ने ईरान की रिकलेस जो अटैक्स हैं उनकी जो निंदा है वो की है। ट्रंप की जो मुख्य चेतावनी है वो क्या है? तो हमले हम जारी रहेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वीडियो में कहा कि कॉम्बैट ऑपरेशंस फुल फोर्स में जारी हैं, अब तक जारी रहेंगे जब तक जारी रहेंगे जब तक कि सभी उद्देश्य हासिल नहीं हो जाते। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वे बहुत कड़ा जवाब देंगे तो हम उन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई। दे बेटर नॉट टू डू दैट, वी विल हिट दैम विद अ फोर्स दैट हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। अमेरिकी मौतों के अगर बदले की बात करें तो 3 अमेरिकी जो सैनिक हैं उनकी मौत हुई है कोबैत के जो बेस हैं उन पर। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उनका बदला लेगा और सबसे कड़ी सजा भी देगा। उन्होंने माना कि दुख की बात है और मौतें संभावित हैं। देयर विल लाइकली बी मोर यूएस कंसल्टीज, लेकिन कहा कि यह युद्ध का हिस्सा है और हम सब कुछ करेंगे ताकि कम से कम हो। ईरान की अगर धमकी की बात करें तो ट्रंप ने आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्ट्स, मिलिट्री और कुछ पुलिस को कहा कि हथियार डाल दो और पूरी इम्यूनिटी लो वरना मौत निश्चित है तुम्हारी। उन्होंने ईरानी लोगों से अपील की कि सरकार पर कब्जा करो, यह तुम्हारी पीढ़ियों का एकमात्र मौका है। न्यूक्लियर्स और मिसाइल्स पर बात करें तो ट्रंप ने दोहराया कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उनकी मिसाइल्स इंडस्ट्री को जमींदोद कर देंगे यानी कि तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमले से ईरान का पूरी मिलिट्री कमांड चला गया और हज़ारों सरेंडर मांग रहे हैं। ट्रंप के प्लान और टाइमलाइंस की बात करें तो ऑपरेशन की अवधि उनकी लगभग 4 हफ्ते या कम हो सकती है। उन्होंने डेली मेल को इंटरव्यू में कहा कि 4 वीक्स और लेस, और कई जगहों पर अहेड ऑफ शेड्यूल भी बताया। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना, प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री और आर्सेनल को नष्ट करना, नौसेना को एनिहिलेट करना यानी कि तबाह करना, और प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क हिजबुल्लाह अहूदी को कमज़ोर करना, और रिजिम चेंज ईरानी लोगों से सरकार गिराने की अपील करना। समाप्ति के अगर रास्ते की बात करें ऑफ रैम्प्स की तो ट्रंप ने एसयूज को बताया कि कई ऑफ रैम्प्स हैं, जैसे कि 2-3 दिनों में ख़त्म कर देना और ईरान को चेतावनी देना कि दोबारा शुरू किया तो हमला हम फिर करेंगे, या लंबा चलाकर पूरा कंट्रोल लेना। उन्होंने नए लीडरशिप से बातचीत की संभावनाएं भी जताई। ट्रंप के इस पर अगर बयान की बात करें तो यह पीस थ्रू स्टेट्स है। उन्होंने कहा कि 47 साल से ईरान डेथ टू अमेरिका चिल्ला रहा है, लेकिन अब हम उन्हें रोकेंगे। ऑपरेशन सफल है और दुनिया के लिए अच्छा डील बनेगा। अब लास्ट पॉइंट है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रिया है और कुछ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूएन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मिलिट्री एक्सलेशन की निंदा की। कहा कि अमेरिका इजरायल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर कर रही है। तत्काल युद्ध विराम और डी एक्सकलेशन की अपील की। ईरान ने यूएनएससी के तत्काल कार्रवाई की मांग की और हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया। यूरोप यानी कि ईयू और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की बात करें तो ईयू ने यूरोपियन जो कमीशन प्रेसिडेंटी है अर्सुला वॉन डेर लेयन ने सभी पक्षों के अधिकतम संयम बरतने की अपील की, सिविलियंस की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को भी कहा। और रूस और चीन की बात करें तो रूस ने हमलों को पूर्व नियोजित और अनप्रोव्ड अग्रेशन बताया और अमेरिका इजरायल पर रिजेम जो चेंज है उसके आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सोवरेन स्टेट्स पर हमला है, ईरान का समर्थन भी उन्होंने किया है। चीन की बात करें तो विदेश मंत्री वांग शी ने हमलों को अस्वीकार कहा और सोवरेन लीडर्स की हत्या और रिजिम चेंज की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बनाया और तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोकने की भी अपील की है। अन्य प्रमुख देश जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका इजरायल के हमलों को खुला समर्थन किया। यूक्रेन ने अमेरिका इजरायल का पक्ष लिया। पोप लियो और वैक्टिम ने गहराई से चिंतित हैं और दोनों पक्षों से हिंसा की शर्पित रोकने की अपील की। खाड़ी देश जैसे कि यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब की बात करें तो
ईरान की जो जवाबी स्ट्राइक है उनके क्षेत्र पर उनकी कड़ी निंदा की है और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अमेरिका इजरायल के हमलों पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि ट्रंप से संबंध खराब न करने के लिए। भारत की अगर इस पर प्रतिक्रिया की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की, हालिया घटनाओं पर भारत की चिंता जताई और सिविलियंस की सुरक्षा को सबसे ऊपर प्राथमिकता बताया और जल्द से जल्द युद्ध विराम की अपील की। भारत ने शांति और संवाद पर जोर दिया और किसी पक्ष की सीधे निंदा नहीं की। पॉलिटिकल प्रभाव और प्रोटेस्ट की बात करें तो दुनिया भर में ईरानी जो डायस्पोरा और कुछ जो सपोर्टर्स हैं उनमें शौक और प्रोटेस्ट हैं। कुछ जगहों पर जश्न भी मनाए जा रहे हैं रिजीम चेंज की उम्मीद से। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप डे आफ्टर प्लान न होने का आरोप लगाया और रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट किया। ग्लोबल स्तर पर युद्ध फैलने का डर है और ऑयल प्राइस उछाल होने का भी डर है। वहीं क्षेत्रीय अस्थिरता से भी चिंता है। कई देशों ने डिप्लोमेसी की भी अपील की है। यह प्रतिक्रिया मिश्रित है। पश्चिमी सहयोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं जबकि रूस और चीन ईरान के साथ हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है। धन्यवाद।